नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित लाल। हम लोग इस वीडियो में भारत के भू-आकृतिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। मोटे तौर पर भारत को 6 भू-आकृतिक खंडों में बांटा जा सकता है। पहला, उत्तर तथा उत्तरी पूर्व पर्वतमाला। दूसरा, उत्तरी भारत का मैदान। तीसरा, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा, भारतीय मरुस्थल। पांचवा, तटीय मैदान तथा छठा, द्वीप समूह। आइए एक एक करके इन सारे संरचना को मानचित्र के माध्यम से समझते हैं। पहला है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। भारत की उत्तरी सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची एवं पूर्व पश्चिम में विस्तृत सबसे बड़ी पर्वतमाला है। यह विश्व की नवीनतम मूलधार पर्वत श्रेणियां हैं। इस पर्वत श्रेणी में पश्चिम में नंगा पर्वत एवं पूर्व में मिसमी पहाड़ियां नामचा बरवा के निकट दो तीखे अक्ष संघीय मूल हेयर पिन टर्न की भांति मिलते हैं। यह प्रायद्वीपीय पठारी भाग के उत्तर पूर्वी दबाव के कारण निर्मित हुई है। हिमालय की पर्वत श्रेणियां प्रायद्वीपीय पठार की ओर उठा हुआ एवं तिब्बत की ओर झुका हुआ है। पश्चिम से पूर्व की ओर पर्वतीय भाग की चौड़ाई घटती जाती है किंतु ऊंचाई बढ़ती जाती है एवं ढाल भी अति तीव्र हो जाता है। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र को 4 प्रमुख समानांतर पर्वत श्रेणी क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला, ट्रांस हिमालय। दूसरा, बृहद या सर्वोच्च हिमालय जिसे हिमाद्री भी कहते हैं। तीसरा, लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी भी कहा जाता है। चौथा, निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय या इसे शिवालिक हिमालय भी कहा जाता है। आइए एक एक करके इसे भी देखते हैं। ट्रांस हिमालय, इसके अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर आदि पर्वत श्रेणियां आती है, जिसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका था। ये मुख्यतः पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। K2 या गॉडविन ऑस्टिन, जिसका हाइट 8611 मीटर से अधिक है, यह काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो कि भारत की सबसे ऊंची चोटी भी है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन के द्वारा अलग होता है। आइए अब बृहद हिमालय या सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री के बारे में जानते हैं। यह हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 600 मीटर है, जबकि चौड़ाई लगभग 120 से 190 किलोमीटर तक है। विश्व के प्रायः सभी सर्वोच्च एवं महत्वपूर्ण शिखर इसी में स्थित हैं। इसमें नंगा पर्वत, नंदा देवी, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, गौरी शंकर, एवरेस्ट, मकालू, कंचनजंगा, कॉमेट, नामचा बरवा आदि अनेक महत्वपूर्ण शिखर इसमें हैं। बृहद हिमालय लघु हिमालय से मेन सेंट्रल थ्रस्ट के द्वारा अलग होती है। आइए अब लघु हिमालय या मध्य हिमालय या हिमाचल श्रेणी के बारे में जानते हैं। इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर एवं सामान्य ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। इस श्रेणी में पीर पंजाल, धौलाधर, मसूरी, नागटिब्बा एवं महाभारत श्रेणियां आती है। बृहद और लघु हिमालय के मध्य में काश्मीर घाटी, लाहुल स्पीति और कुलू तथा कांगड़ा घाटियां हैं। यहाँ अल्पाइन चारागाह भी है, जिसे कश्मीर घाटी में मर्ग जैसे सोनमर्ग, गुलमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल या पयार कहा जाता है। लघु हिमालय अपने स्वास्थ्यवर्धक पर्यटक स्थल के लिए विख्यात है। उदाहरण के लिए शिमला, कुल्लू मनाली, मसूरी, दार्जिलिंग आदि को लिया जा सकता है। लघु हिमालय शिवालिक हिमालय से मेन बाउंड्री फॉल्ट के द्वारा अलग होता है। आइए अब निम्न हिमालय या बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हैं। यह 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है और इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर ऊंचा है। अन्य दो श्रेणियां के विपरीत या खंडित रूप से मिलता है। ये हिमालय के नवीनतम भाग हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच कई घाटियां हैं, जैसे काठमांडू घाटी हो गया। पश्चिमी में इन्हें दून या द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार इत्यादि। खेती की अच्छी संभावना होने के कारण इन घाटियों में लोगों का अच्छा बसाव है। शिवालिक के निचले भाग को तराई कहते हैं। यह दलदली और वनाच्छादित प्रदेश है। तराई से सटे दक्षिण भाग में बृहद सीमावर्ती भ्रंश यानी ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी मिलता है, जो कश्मीर से असम तक विस्तृत है। अभी हमने हिमालय के पैरेलल डिवीजन के बारे में समझा। अब आइए लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन के बारे में जानते हैं, जो कि नदी के विभाजन के आधार पे किया गया है। मतलब नदियों के द्वारा श्रेणियों के विभाजन के आधार पे इसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन किया गया है। आइए अब उसके बारे में समझते हैं। इसका 4 डिवीजन कश्मीर या पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय या असम हिमालय के रूप में कर सकते हैं। आइए एक एक करके इन्हें भी देखते हैं।
कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। यह सिंधु एवं सतलज के बीच 560 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यहाँ हिमालय क्रमिक रूप से ऊंचाई प्राप्त करता है और जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी इसी के भाग हैं। हिमालय की चौड़ाई यहाँ सर्वाधिक है एवं यह 250 से 450 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र तक विस्तृत है। आइए अब कुमाऊं हिमालय के बारे में समझते हैं। यह सतलज और काली नदियों के बीच 320 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ क्षेत्र है। यह उत्तराखंड क्षेत्र में विस्तृत है। यहाँ नंदा देवी, कॉमेट, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि इसके प्रमुख शिखर पर्वत मिलते हैं। आइए अब नेपाल हिमालय के बारे में समझते हैं। यह काली और तीस्ता नदियों के बीच लगभग 800 किलोमीटर की दूरी में फैला क्षेत्र है। यहाँ हिमालय की चौड़ाई अत्यंत कम है, परंतु हिमालय के सर्वोच्च शिखर यहीं मिलते हैं, जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू इत्यादि। आइए अब असम हिमालय के बारे में समझते हैं। यह तीस्ता और देहांग सांगपू ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच लगभग 720 किलोमीटर की दूरी में फैला हुआ है। यहाँ हिमालय की ऊंचाई पुनः कम होने लगती है। यह तीस्ता और देहांग नदी, देहांग का मतलब ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में फैला हुआ क्षेत्र है। हमने अभी उत्तर तथा उत्तर पूर्वी पर्वतमाला भू आकृति को अच्छे से देखा, यानी हिमालय को अच्छे से समझा। आइए अब सेकंड भू आकृति यानी उत्तरी भारत का मैदान के बारे में समझते हैं। उत्तरी भारत का मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ निक्षेप से बना है, इसलिए इसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान भी कहा जाता है। इसका विस्तार लगभग 3200 किलोमीटर तक एवं चौड़ाई लगभग 150 से 300 किलोमीटर तक है। यह मैदान जलोढ़ अवसादों से निर्मित है। इसमें जलोढ़ों का निक्षेप 2000 मीटर की गहराई तक मिलता है। ऐसा माना जाता है कि टेथिस भूसागर के निरंतर सक्रिय होने के कारण एवं अवसादों के उसमें निरंतर जमाव की प्रक्रिया से इस मैदानी भाग का निर्माण हुआ है। अंबाला के आसपास की भूमि इस मैदान के जल विभाजक का कार्य करती है, क्योंकि इसके पूर्व की नदियां बंगाल की खाड़ी में एवं पश्चिम की नदियां अरब सागर में मिलती है। उत्तर से दक्षिण दिशा में इन मैदानों को 3 भागों में बांट सकते हैं: भाबर, तराई और जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान को आगे 2 भागों में बांटा जाता है: खादर और बांगर। भाबर 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई की पतली पट्टी है जो शिवालिक गिरिपाद के समानांतर फैली हुई है। भाबर के दक्षिण क्षेत्र में, जिसकी चौड़ाई 10 से 20 किलोमीटर है, वहाँ पे तराई क्षेत्र फैली हुई है। भाबर क्षेत्र में लुप्त नदियाँ इस प्रदेश में धरातल पर निकलकर प्रकट होती है और क्योंकि इनकी निश्चित वाहिकाएं नहीं होती है, ये क्षेत्र अनूप बन जाता है, जिसके कारण इसे तराई कहते हैं। यह क्षेत्र प्राकृतिक वनस्पति से ढका रहता है और विभिन्न प्रकार के वन्य प्राणियों का घर होता है। तराई से दक्षिण में मैदान है जो पुराने और नए जलोढ़ से बने होने के कारण बांगर और खादर कहलाता है। उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली विशाल नदियां अपने मुहाने पर विश्व के बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, जैसे सुंदरबन डेल्टा। सामान्य तौर पर उत्तर भारत का मैदान एक सपाट मैदान है जिसका समुद्र तल से औसत ऊंचाई 50 से 100 मीटर है। आइए अब प्रायद्वीपीय पठार के बारे में देखते हैं। यह भारत का प्राचीनतम भू आकृतिक क्षेत्र है। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है एवं त्रिभुजाकार आकृति में है। इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। अरावली, राजमहल और शिलांग की पहाड़ियां इस पठार की उत्तरी सीमा पर है। प्रायद्वीपीय पठार की ढाल उत्तर और पूर्व की ओर है, जबकि दक्षिण भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूर्व की ओर है। भारत में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अनेक भागों में विभक्त है। इसके अंतर्गत मालवा, बैतूल, बघेलखंड, बुंदेलखंड, दंडकारण्य का पठार, रायलसीमा का पठार, तेलंगाना का पठार, शिलांग का पठार, हजारीबाग का पठार, छोटा नागपुर पठार को शामिल किया जा सकता है। इस प्रकार उत्तर पश्चिम में दिल्ली, कटक, अरावली विस्तार, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में गिर पहाड़ियाँ और दक्षिण में इलायची यानी कार्डमम पहाड़ियाँ प्रायद्वीप पठार की सीमाएं निर्धारित करती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है क्योंकि खनिज भंडार की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। आइए अब प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट तथा पूर्व में पूर्वी घाट के बारे में जब समझते हैं। ये पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में समझते हैं कि एग्जाम व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक और तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई या इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वी घाट की तुलना में पश्चिमी घाट ऊंचे और अविरत यानी कंटिन्यूअस है। इनकी औसत ऊंचाई लगभग 150 मीटर है, जो कि उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ती चली जाती है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, जिसका ऊंचाई लगभग
2695 मीटर है, जो पश्चिमी घाट की अन्नामलाई पहाड़ी में स्थित है। पश्चिमी घाट की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडाबेटा है और यह नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। ज़्यादातर प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से है। पश्चिमी घाट के तुलना में पूर्वी घाट अविरत है, यानी कि ये कंटिन्यूअस नहीं है, और क्योंकि यह महानदी गोदावरी, कृष्णा आदि कावेरी नदियों द्वारा अपर्दित है, मतलब कि बीच बीच में इन लोग के द्वारा डेल्टा बनाकर विभाजित किया जाता है। यहाँ की कुछ मुख्य श्रेणियाँ जावादी पहाड़ियाँ, पालकोंडा श्रेणी, नला मलाई पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी हैं। पश्चिमी और पूर्वी घाट आपस में नीलगिरी पहाड़ी में आकर मिलते हैं, जो कि तमिलनाडु केरल के बीच में स्थित है। आइए अब भारतीय मरुस्थलीय भूआकृति के बारे में समझते हैं। विशाल भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ी से उत्तर पूर्व में राजस्थान में स्थित है। यह एक उबड़ खाबड़ भूतल है जिस पर बहुत से अनुदैर्घ्य रेतीले टीले और बरखान पाए जाते हैं। यहाँ पर वार्षिक वर्षा लगभग 150 मिलीमीटर से कम होता है और परिणाम स्वरूप यह एक शुष्क और वनस्पति रहित क्षेत्र है। इन्हीं स्थलाकृति गुणों के कारण शायद इसे मरुस्थली के नाम से जाना जाता है। आइए अब तटवर्ती मैदान भूआकृति के बारे में जानते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी मैदान के पूर्व और पश्चिम में दो फकरे तटीय मैदान मिलते हैं, जिन्हें क्रमशः पूर्वी मैदान या पश्चिमी तटीय मैदान कहा जाता है। इसका निर्माण सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन और निक्षेपण एवं पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। पश्चिम तटीय मैदान गुजरात से कन्याकुमारी के तटीय क्षेत्र में विस्तृत है। यह एक फकरी जलोढ़ पट्टी है जिसमें बीच बीच में पहाड़ी भूभाग है। गुजरात क्षेत्र में नर्मदा तापी के मुहाने पर इसकी चौड़ाई सर्वाधिक है। कच्छ काठियावाड़ क्षेत्र में समुद्री निक्षेपों की प्रधानता है। गुजरात से गोवा तक का तटीय मैदान को कोंकण तट कहा जाता है तथा गोवा से कर्नाटक तक के तटीय मैदान को मैंगलोर तट कहा जाता है, या इसे कन्नड़ तट भी कहा जाता है। मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय मैदान को मालाबार तट कहा जाता है। आइए अब पूर्वी तटीय मैदान के बारे में जानते हैं। पूर्वी तटीय मैदान पश्चिम तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में इसकी चौड़ाई और भी बढ़ जाती है। दक्षिण भाग में इसकी अधिकतम चौड़ाई मिलती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानों में उत्कल तट, कलिंग तट या उत्तरी सरकार तट कहा जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु के तटीय मैदानों को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तट पर कहीं कहीं लैगूनों का निर्माण मिलता है। लैगून मतलब लेक का निर्माण मिलता है। उदाहरण के लिए चिल्का लेक, कोलेरू लेक, पुलिकट लेक। पूर्वी तटीय मैदान अपने अधिक विस्तार के कारण कृषि के दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण और घनी जनसंख्या का क्षेत्र है। आइए अब द्वीप समूह के बारे में समझते हैं। भारत में दो प्रमुख द्वीप समूह हैं, एक बंगाल की खाड़ी में और दूसरा अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीप समूह को अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है तथा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह को लक्षद्वीप कहा जाता है। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के निकोबार द्वीप समूह में बैरन आइलैंड नामक भारत का एकमात्र जीवंत ज्वालामुखी स्थित है। यह द्वीप कोरल रीफ के खूबसूरती के कारण पर्यटकों का अट्रैक्शन का केंद्र बना रहता है तथा यहाँ स्थित द्वीपों पर संवहनीय वर्षा होती है और भूमध्य रेखीय प्रकार की वनस्पति उगती है। अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में सबसे बड़ा मिनिकॉय द्वीप समूह है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 453 वर्ग किलोमीटर। हमने इस वीडियो में भारत के भूआकृतिक संरचना के आधार पर विभाजन को समझा, जिसमें हिमालय, उत्तरी भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, तटीय मैदान तथा द्वीप समूह को बहुत ही अच्छे से समझने का कोशिश किया है। यह टॉपिक एग्जाम व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते रहते हैं। जैसे भारत को भूआकृतिक संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है, या हिमालय का पैरेलल डिवीजन कितने भागों में है, या हिमालय का लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन कितने भागों में है, पश्चिमी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ये सब अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आप लोग इस फैक्ट को अच्छे से दिमाग में रखिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने समय किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन ना उत्पन्न हो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।